हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13, राइट। जो ऑलरेडी मैंने आपको कल बताया था कहाँ तक इसका फॉर्मेट रेडी करो एंड जितना हो सके उतना सॉल्व करो। तो आपने सॉल्व किया होगा। अगर आपका टैली हो गया है, वेरी गुड। टैली नहीं हुआ तो देखते कि क्यों टैली नहीं हो रहा है या क्या क्या डाउट्स है आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या कहा है उन्होंने, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद for the year ended 31st March 2020। तो दिस क्वेश्चन इज अबाउट जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद में है, राइट। और उन्होंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। बट हमें क्या करना है, वो उन्होंने क्वेश्चन के एंड में कहा है। तो लास्ट लाइन पर वो कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट या एज ऑन द सेम डेट। तो हमें फिर से दो चीजें बनानी है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हमें बनाना है बैलेंस शीट। कौन से ईयर के लिए, 31st मार्च 2020, यानी कि नथिंग बट हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019, नथिंग बट 2019-20 इज आवर करंट ईयर। इज इट क्लियर? तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट हमारा बनेगा इस प्रकार, मैं ऊपर लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड उसके नीचे मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। इज इट क्लियर? तो सबका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आप फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट्स है, तो मैं एक एक करके पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ता हूं, उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ कंपेयर करता हूं, जहां पर जरूरी है वहां पर टिक मार्क करता हूं। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, The Hanuman Vyayam Shala has 5,000 members paying annual subscription ₹50 each। क्या कह रहे हैं, ये जो NPC है या ये जो व्यायामशाला है, राइट, इसमें 5,000 मेंबर्स है एंड हर मेंबर 50 रुपया सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो इफ आई कैलकुलेट इट रफली 5,000 मेंबर्स इंटू 50 रुपीज ईच, अगर कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिल रहा है 2,50,000। नथिंग बट मुझे इस व्यायामशाला को चलाने के लिए 2,50,000 रुपया एन्युअली सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। सालाना 2,50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। हर एक मेंबर एन्युअली 50,000 रुपया दे रहा है, तो 5,000 मेंबर मिलके एन्युअली मुझे 2,50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। मतलब इन ऑल इस एनपीसी का टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट एक साल के लिए बनता है 2,50,000। यस और नो? मतलब मुझे साल में टोटल 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अगर 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए तो उसकी एंट्री रिसिप्ट्स में होनी चाहिए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में सबको दिख रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन सेकंड आइटम है। उसके नीचे 18-19 यानी कि पिछले साल का है, 19-20 यानी कि इस साल का है। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन इज ओनली 2,30,000, बट मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे मिलना चाहिए 2,50,000। अगर मेरे 50,000 मेंबर है, हर मेंबर 50 रुपया सब्सक्रिप्शन दे रहा है, सॉरी मेरे 5,000 मेंबर है, हर मेंबर 50 रुपया सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो आई शुड गेट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,50,000 फॉर करंट ईयर। बट मैं अगर रिसिप्ट्स में देखूंगा तो मुझे केवल 2,30,000 का सब्सक्रिप्शन मिला। तो सिंपल कॉमन सेंस इज कि इस साल के 20,000 सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। 250 मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन है, मुझे रिसिप्ट्स में दिख रहा है 2,30,000, मतलब 20,000 इज द डिफरेंस। तो वो सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो उसके लिए मैं 19-20 यानी कि इस साल के सब्सक्रिप्शन पे एक टिक मार्क करूंगा। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। सिंपल, सैलरी कहां पर है, पेमेंट में है, पुट अ टिक मार्क ऑन सैलरी। सिंपल एडजस्टमेंट, नो नीड ऑफ अ डिस्कशन। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट्स स्टूड एज फॉलोज। तो वो क्या कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 यानी कि साल के शुरुआत में उनके पास ये एसेट्स थे। क्या क्या था उनके पास एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दो ही एसेट्स थे, साल के शुरुआत में थे 1 अप्रैल 2019, राइट। नथिंग बट दिस इज द ओपनिंग बैलेंसेस। ये हमारे पास साल की शुरुआत में लैंड एंड बिल्डिंग था एंड फर्नीचर था, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। मैं जस्ट क्रॉस चेक करूंगा उनको इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ कि उसमें मैंने कुछ नया खरीदा या फिर बेचा क्या। तो जो पहला एसेट उनके पास है लैंड एंड बिल्डिंग, तो चेक करो रिसिप्ट्स में कोई एंट्री दिख रही है क्या आपको टू लैंड एंड बिल्डिंग या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? नो। पेमेंट में चेक करो कि कोई नया लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदा है क्या? द आंसर इज नो। सो देयर इज नो परचेस और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो सेम वे पिछले साल उनके पास और क्या था, फर्नीचर 45,000। तो फिर से चेक करो कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहीं पर फर्नीचर की एंट्री दिख रही है क्या? तो रिसिप्ट साइड में कहीं पर दिख रहा है टू फर्नीचर? नो। पेमेंट में कहीं पर दिख रहा है क्या बाय फर्नीचर? आंसर इज नो। तो ना रिसिप्ट्स में कोई फर्नीचर है, ना पेमेंट में कोई फर्नीचर है, राइट। मतलब ना इस साल मैंने कोई नया फर्नीचर खरीदा या पुराना फर्नीचर बेचा, राइट। आगे बढ़ते
उसी एडजस्टमेंट के नेक्स्ट लाइन पर वो कह रहे हैं डेप्रिसिएट द अबव एसेट्स एट 10%। उन्हीं एसेट्स को 10% से डेप्रिसिएट करना है, तो उन्हीं एसेट्स पे यानी कि फर्नीचर पर एक एंड लैंड एंड बिल्डिंग पे मैं एक टिक मार्क दे रहा हूं। इज इट क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कि आपके पास साल की शुरुआत में लैंड एंड बिल्डिंग था एंड फर्नीचर था। मैंने उससे पहले क्रॉस चेक किया रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ कि क्या उसमें इस साल मैंने कुछ नया खरीदा या फिर बेचा है क्या, तो वो मुझे नहीं मिला। फिर नीचे उन्होंने कहा था कि उन्हीं दो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन करना है, तो फिर से मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पे एक एंड फर्नीचर पर एक टिक मार्क कर दिया। एज सिंपल एज दैट। चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पर। तो वो कह रहे हैं इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2000। तो वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर आपको 2000 रुपए का इनकम अक्रूड है। तो फर्स्ट आई हैव टू चेक कि पिछले साल तो हमें दिख रहा है एडजस्टमेंट 3 में कि पिछले साल कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थे, तो शायद हमने कुछ पैसे इस साल इन्वेस्ट किए होंगे। तो पेमेंट में सबको दिख रहा है क्या बाय इन्वेस्टमेंट, तो पुट अ टिक मार्क ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब ऑपोजिट साइड में चेक करो कि इन इन्वेस्टमेंट पर पहले से हमें कोई इनकम मिला है क्या, तो मुझे ऑपोजिट साइड लास्ट आइटम दिख रहा है इनकम फॉर या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो उस पर और एक टिक मार्क करो या उस पर एक टिक मार्क करो। तो एक टिक मार्क मैंने इन्वेस्टमेंट पे किया और एक उसका इनकम अक्रूड है, तो उसका इनकम के लिए पे भी मैं एक टिक मार्क कर रहा हूं। तो एक इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क, एक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क। एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसको करना कैसे, आसान है। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। सिंपल, एंट्रेंस फीस में से 50% एंड डोनेशंस में से 60% को आपको कैपिटलाइज करना है। तो वेयर इज माई एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट साइड में है, पुट अ टिक मार्क ऑन एंट्रेंस फीस। वेयर इज माई डोनेशन, रिसिप्ट्स में है, तो पुट अ टिक मार्क ऑन डोनेशन। तो एक टिक मार्क एंट्रेंस फीस पे किया फॉर कैपिटलाइजेशन और एक टिक मार्क मैंने डोनेशन पे किया फॉर कैपिटलाइजेशन। तो सिंपल एडजस्टमेंट था, डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस पे मैंने एक एक टिक मार्क लगा दिया। तो यहां तक क्लियर है सबका। लास्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने पढ़ी, नेसेसरी टिक मार्क कर लिए। तो हमने पांचों एडजस्टमेंट पढ़े, उसके लिए हमने रिसिप्ट पेमेंट पे नेसेसरी टिक मार्क कर लिए। साथ ही साथ हमारे पास साल की शुरुआत में जो एसेट्स थे, फर्नीचर था एंड लैंड एंड बिल्डिंग था, उन पर भी डेप्रिसिएशन के लिए एक एक टिक मार्क कर दिया। तो अब हमारा अगला काम क्या है हमारा, अब हम सम सॉल्व करेंगे। लेकिन सम सॉल्व करने से पहले द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनपीसी की क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है कि नहीं। हमने क्वेश्चन पूरा स्टार्ट टू एंड पढ़ा। तो कैपिटल फंड आपको एडजस्टमेंट में या फिर पिछले साल के बैलेंस शीट में दिया होता है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है। और एडजस्टमेंट में हमने 1 to 5 सारी एडजस्टमेंट पढ़ी, वहां पर भी कैपिटल फंड नहीं था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मेट है, बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है इस साल की, उसके नीचे में और एक एज अ वर्किंग पिछले साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा, जो आपने शायद बनाई होगी, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में भी कैपिटल फंड नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ने पर भी हमें समझ में आया कि क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं है, तो टू फाइंड कैपिटल फंड आई हैव टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या सिंपली ओपनिंग बैलेंस शीट एज अ वर्किंग नोट। तो मैं लिख रहा हूं वर्किंग, उसके नीचे मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। मेरा ईयर, करंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, यानी कि मेरा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस शीट, या सिंपली मैं उसे कहूंगा पुरानी बैलेंस शीट या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो मैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो सबने अपने अपने बुक्स में ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी बनाई होगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर से क्वेश्चन शुरुआत करूंगा विद द लास्ट ईयर आइटम। ऑलवेज जब भी मैं सम सॉल्व करने की शुरुआत करूंगा, तो इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए, आई ऑलवेज स्टार्ट विद द लास्ट ईयर मेरे पास क्या क्या था, राइट। ये समझ रहे हो? तो मैं फिर से एडजस्टमेंट 3 में आपको जो लास्ट ईयर के आइटम्स दिए थे उनसे शुरुआत करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि आपके पास पिछले साल था लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। अब मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मैं बिना सोचे पहले उसको उठाऊंगा, पिछले साल के बैलेंस शीट में लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग आउटर कॉलम में 70,000। वही लैंड एंड बिल्डिंग में फिर से उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में टिक मार्क है, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 70,000 इनर कॉलम। अगर पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं होती तो हम इस साल के बैलेंस शीट में उसे रिकॉर्ड करते क्या? आंसर इज यस, हम हमेशा करते ही है। सारे फिक्स्ड एसेट्स हम रिकॉर्ड करते ही है। पिछले साल जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे हम सब रिकॉर्ड करते हैं इन करंट ईयर बैलेंस शीट, बट इसके साथ साथ हम पिछले साल के बैलेंस शीट में भी उसे कंपलसरी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहे हैं टू फाइंड द कैपिटल फंड, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबने लैंड एंड बिल्डिंग के 2 एंट्रीज की, एक पिछले साल के बैलेंस शीट में गया, एक इस साल के बैलेंस शीट में गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। तो सेम वे फर्नीचर इज माय फिक्स्ड एसेट्स, पहले तो मैं उसे उठाऊंगा, इस साल के एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर टुवर्ड्स द आउटर कॉलम 45,000। फिर से उसी फर्नीचर को मैं इस साल के एसेट्स में भी लिखूंगा, बट इनर कॉलम में 45,000, लीव वन लाइन, पुट एरो, राइट। तो एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने यही 2 आपको एसेट्स कही थी,
उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन हम हमेशा कब सॉल्व करेंगे, एट दी एंड। तो उस डेप्रिसिएशन पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैशटैग देके उसे पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन आई विल नॉट रिकॉर्ड, और डेप्रिसिएशन में अभी सॉल्व नहीं करूंगा उसे क्वेश्चन के एंड में, जब हम बाकी के एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे उसके साथ सॉल्व करूंगा। इज इट क्लियर? तो अभी मैं इस एडजस्टमेंट 3 को साइड में रख रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। तो अब मैं रिसिप्ट्स के एक आइटम पढ़ूंगा और उन्हें पोस्ट करूंगा। इज इट क्लियर? तो रिसिप्ट्स में पहला आइटम क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आपके पास साल की शुरुआत में 32,800 रुपीज बैलेंस था इन कैश, राइट? अगर वो नहीं बता रहे कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है तो वी हैव टू टेक इट एज कैश इन हैंड। तो हमारे पास साल के शुरुआत में 32,800 कैश थी, तो मैं कुछ सोचे उठाऊंगा एंड जो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है या पिछले साल की बैलेंस शीट है उसमें पोस्ट करूंगा एज कैश इन हैंड 32,800। अगर ये बैलेंस शीट में नहीं बनाता तो इसको हम इग्नोर करते, राइट? बट इस बार इग्नोर नहीं करना है, इसका एक ही इफेक्ट आएगा पिछले साल की बैलेंस शीट में। अगर ये बैलेंस शीट नहीं बनती तो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। फिर अगला आइटम कैश एट बैंक या बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में फिर से 2 एंट्रीज है, 18-19 यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन एंड 19-20 यानी कि इस साल का सब्सक्रिप्शन। तो एक एक करके समझते। 18-19 यानी कि आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, कितना? 4,000 मिला, राइट? तो पिछले साल ये नहीं मिला था इसलिए इस साल मिला, नथिंग बट ये जो 4,000 आपको इस साल सब्सक्रिप्शन का मिल रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट इस साल का है, तो 4,000 आपको इस साल मिले जो पिछले साल मिलने बाकी थे। तो इसका मतलब ये जो 4,000 मुझे रिसिप्ट्स में अभी दिख रहा है ये पिछले साल आने बाकी थे। तो कोई मेंबर्स थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन के पैसे पिछले साल नहीं दिए थे, उन्होंने आपको कहा कि ये 4,000 है जो पिछले साल हमने नहीं दिए थे, आज ले लो। इज इट क्लियर? तो ये सब्सक्रिप्शन के पैसे 4,000 मुझे आज मिल रहे हैं बट ये है पिछले साल का। अब द क्वेश्चन इज कि इसे रिकॉर्ड कहां करना है। तो फर्स्ट थिंग, ये 4,000 मेरा इस साल का इनकम है क्या? आंसर इज नो। ये 4,000 पिछले साल का इनकम है, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन है, तो मुझे इस साल के इनकम में उसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट ये पिछले साल आना बाकी था तो ये मैं रिकॉर्ड करूंगा पिछले साल के एसेट्स में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। सब्सक्रिप्शन की डेट देखो वो क्या कह रहे, 4,000 कब का सब्सक्रिप्शन है? 18-19 यानी कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है। मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन के 4,000 पिछले साल आने बाकी थे, तो पिछले साल आने बाकी थे तो पिछले साल के एसेट्स में रिकॉर्ड करो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। इस साल उसकी एंट्री होगी क्या, या इस साल की अकाउंटिंग में हम उसे इंक्लूड करेंगे क्या? आंसर इज नो। इस साल के लिए उसको इग्नोर करो, बट हम पिछले साल के बैलेंस शीट बना रहे हैं इसलिए मैं पिछले साल के एसेट्स में उसे लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम में 4,000। इज इट क्लियर? अब सब्सक्रिप्शन में उसी के नीचे 19-20 यानी कि इस साल का सब्सक्रिप्शन दिया है, तो ये इस साल का सब्सक्रिप्शन यानी कि इस साल का इनकम है, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड इस साल के इनकम में जैसे हम एज यूजुअल सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में 2,30,000 क्योंकि टिक मार्क है, लीव वन लाइन पुट एरो। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद अब आगे के आइटम इजी है। डोनेशन, तो डोनेशन इज व्हाट? इनकम। उठाओ, इनकम में लिखो बाय डोनेशन इनर कॉलम 60,000 लीव वन लाइन पुट एरो। डोनेशन के बाद रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट से आपको कुछ रिसिप्ट्स हुए, तो रिसिप्ट्स यानी कि पैसा आया, इफ नथिंग इज सेड इट इज इनकम, तो मैं उसको उठाऊंगा, इनकम में लिखूंगा बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000। यहां तक क्लियर है? रिसिप्ट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट के बाद इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिल रहा है इज अगेन माय इनकम, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 3,000। ये क्लियर है सबको? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद अगला आइटम है एंट्रेंस फीस। फिर से रिसिप्ट साइड में मतलब मुझे एंट्रेंस फीस मिल रही है तो मैं फिर से उसे इनकम में लिखूंगा बाय एंट्रेंस फीस 50,000 बट इनर कॉलम में लीव वन लाइन पुट एरो। एंट्रेंस फीस के बाद लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगेन इट इज वेरी क्लियरली कहां है? इनकम, तो मैं उठा के इनकम में लिखूंगा बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में 1,000, उस पर टिक मार्क है, लीव वन लाइन पुट एरो, राइट? तो रिसिप्ट्स के सारे आइटम मैंने पोस्ट कर लिए हैं। अब मैं चलता हूं ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो पेमेंट के आइटम बस पढ़ने हैं और डिसाइड करना है कि दिया हुआ आइटम खर्चा है या फिर एसेट है कि नहीं? तो पहला आइटम सैलरी, तो सैलरी इज व्हाट? खर्चा। उठाओ, खर्चे में लिखो टू सैलरीज इनर कॉलम में 50,000 लीव वन लाइन पुट एरो। सैलरीज के बाद बाय लाइटिंग या लाइटिंग, तो लाइटिंग भी हमारे लिए खर्चा है। उठाओ, खर्चे में लिखो टू लाइटिंग, नो टिक मार्क, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो 10,500। लाइटिंग के बाद जनरल एक्सपेंसेस, फिर से खर्चा है, उठा के खर्चे में लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस, तो अगेन मेंटेनेंस चार्जेस वी हैव टू पे, तो हमारे लिए खर्चा है। उठाओ, खर्चे में लिखो टू मेंटेनेंस चार्जेस आउटर कॉलम में 40,000। मेंटेनेंस चार्जेस के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, नाम में ही है एंटरटेनमेंट खर्चे, तो खर्चे में लिखो टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्टली आउटर कॉलम 35,000।
एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज यूजुअल खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7000। यहां तक क्लियर है सबको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तक? तो देखो सारे आइटम सैलरी से लेके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तक सारे खर्चे थे, मैंने एक्सपेंसेस में उनको रिकॉर्ड किया, पेमेंट से उठाया, खर्चे में लिख लिया, सिर्फ सैलरी ना कॉलम में लिखी क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद इस इंपॉर्टेंट आइटम क्या कह रहे हैं वो, एक्सपेंसेस फॉर 18, 19, 25,000। क्या कह रहे हैं, खर्चे हैं लेकिन ये 18, 19 के खर्चे हैं, तो मुझे इस साल उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो एनीथिंग विच इज ऑफ प्रीवियस ईयर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते। जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंट्री करता हूं तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर का इनकम एंड करंट ईयर का खर्चा। तो ये खर्चा है, कब का खर्चा है, 18, 19 का खर्चा है, तो मैं उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? बट मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है मतलब इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करना है, बट पिछले साल के बैलेंस शीट में आई हैव टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि मैं पिछले साल की बैलेंस शीट बना रहा हूं और ये 18, 19 यानी कि पिछले साल का खर्चा है। तो लॉजिक यहां पर ये कहता है कि आपने पिछले साल का खर्चा इस साल पे किया है कि नहीं, मतलब आपने पिछले साल ये खर्चा पे नहीं किया होगा, मतलब ये जो खर्चा आप इस साल पे कर रहे हो ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। इनडायरेक्ट है यहां पर कि आप खर्चा 18, 19 का इस साल पे कर रहे हो, मतलब आपने ये खर्चा पिछले साल पे नहीं किया था, मतलब पिछले साल ये खर्चा आउटस्टैंडिंग था। तो मुझे ये खर्चे की एंट्री पिछले साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करनी पड़ेगी एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या करूंगा मैं लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000। इज इट क्लियर? तो मैंने सिंपली क्या किया, जो पिछले साल का खर्चा आउटस्टैंडिंग था या जो खर्चे में दिख रहा है, पेमेंट में मुझे दिख रहा है एक्सपेंसेस फॉर 18, 19 यानी कि पिछले साल खर्चे देने बाकी थे, या 18, 19 का खर्चा मैं इस साल पे कर रहा हूं, मतलब द लॉजिक इज 18, 19 में मैंने वो पैसे नहीं दिए थे, वो मैं 19, 20 यानी कि इस साल पे कर रहा हूं, मतलब यही 18, 19 का खर्चा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था जो मैंने लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में या मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लिया एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में 25,000। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड एसेट्स में लिखूंगा, बट कौन से, इस साल के एसेट्स में, तो एसेट्स में मैं लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट, इनर कॉलम में 1,50,000 क्योंकि हमने उस पर टिक मार्क किया था। राइट, यहां तक क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट के बाद अगला आइटम उन्होंने आपको दिया है 8% फिक्स डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने 8% इंटरेस्ट से वाई बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे। कितने रखे? 50,000। तो जब भी ऐसा आएगा इट इज नथिंग बट वी हैव टू कंसीडर एज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। जब भी आपको फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा तो वी हैव टू कंसीडर इट एज अ इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। जैसे कि इसके पहले वाला आइटम इन्वेस्टमेंट था, उसके आगे पीछे उन्होंने कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो मैंने बस इन्वेस्टमेंट उठाए एंड एसेट्स में लिखे, बट एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने उसको सिर्फ इनर कॉलम में लिखा। यहां पर वो कह रहे हैं 8% फिक्स डिपॉजिट विथ वाई अर्बन बैंक, मतलब आपने वाई अर्बन बैंक में 50,000 रुपीज फिक्स डिपॉजिट रखा है जिस पर आपको ईयरली 8% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी ऐसा आएगा आई हैव टू क्रॉस चेक कि मुझे इस पर इंटरेस्ट पूरा मिला है या नहीं मिला है, या मिला ही नहीं है। तो मैं रफली क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा। रफ कैलकुलेशन में मैं लिखूंगा 50,000 इंटू 8%, मेरे फिक्स डिपॉजिट 50,000 है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, तो 50,000 का 8% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो अमाउंट बनती है 4,000। यस और नो? सिंपल मतलब है कि इन फिक्स डिपॉजिट पे मुझे 4,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। राइट, 50,000 मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे हैं वाई अर्बन बैंक के साथ, तो वाई अर्बन बैंक से मुझे 4,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आई हैव टू क्रॉस चेक कि ये 4,000 इंटरेस्ट मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो अगर मैं इनकम में देखूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिला है, मुझे दिख रहा है बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 3,000। मैंने अभी कैलकुलेट किया तो मुझे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिल रहा है, 4,000। एंड इनकम में मैंने क्रॉस चेक किया तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज ओनली 3,000। तो इसका मतलब है मुझे वाई अर्बन बैंक से अभी भी 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। दिस बिकेम आवर इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। 4,000 इंटरेस्ट आना चाहिए, इनकम में दिख रहा है 3,000 ही आया, मतलब 1,000 इंटरेस्ट अभी भी आना बाकी है। तो दैट 1,000 इंटरेस्ट आई हैव टू एडजस्ट राइट नाउ एज ए इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट। तो इसके दो इफेक्ट में दूंगा। पहला, ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो ये मेरे लिए इनकम है, तो मैं पहला इफेक्ट इनकम में लिखूंगा। एक्चुअली हमें उसे क्या करना चाहिए था, जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट उसी में ऐड करना चाहिए था, बट वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया है। तो मैं ऐड करने की जगह नीचे अलग से एंट्री कर रहा हूं बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट।
डिपॉजिट, क्या लिख रहा हूं मैं, बाय इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड मतलब आना बाकी है, मैं क्या लिख रहा हूं, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट अक्रूड है, 1000, तो मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूं 1000, राइट, कि 1000 कैसे है समझ में आया, हमने कैलकुलेट किया तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए 4000, इनकम में ऑलरेडी एंट्री है 3000 की, मतलब 4000 में से 3000 इंटरेस्ट मुझे ऑलरेडी मिल गया है, मतलब 1000 इंटरेस्ट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जितना आउटस्टैंडिंग है यानी कि आना बाकी है यानी कि ही अक्रूड है, उतना मैं इनकम में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज माय फायदा, इनकम है, तो मैं पहला रिकॉर्ड कर रहा हूं इनकम में जो 3000 मिल गए हैं और 1000 आना बाकी है। तो एक्चुअली हमें उसे पहले वाले 3000 में ऐड करना चाहिए था, बट वहां पर जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं नई एंट्री लिख रहा हूं नीचे, ऐसा चलेगा। नीचे आप एंट्री लिखोगे बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट या बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट, आउटर कॉलम में 1000, राइट। ये पहला इफेक्ट हुआ, बिंग इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट, हमें इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट देने से पहले जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में हमें फिक्स डिपॉजिट दिए, हमने उसे रिकॉर्ड किया क्या, नहीं। फिक्स डिपॉजिट इज व्हाट, फिक्स डिपॉजिट इज आर एसेट्स। तो पहले मैं क्या करता हूं, जो ट्रायल बैलेंस में फिक्स डिपॉजिट है उसको उठाता हूं, इस साल के एसेट्स में लिखता हूं इनर कॉलम में 50,000 फिक्स डिपॉजिट, इनर कॉलम में 50,000, एंड नेक्स्ट लाइन पर फिर मैं ऐड करता हूं प्लस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट 1000, तो मेरे टोटल फिक्स डिपॉजिट आउटर कॉलम में बच जाएंगे 51,000। जो 50,000 के फिक्स डिपॉजिट ट्रायल बैलेंस में थे वो मैंने पहले रिकॉर्ड किए, फिर जो हमने इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट के 1000 निकाले थे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फिक्स डिपॉजिट, वो मैंने उसमें ऐड कर दिए, एंड देन दोनों की टोटल बाहर आ गई 51,000। इज इट क्लियर, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड का डबल इफेक्ट हुआ, एंड जो 50,000 है वो मैंने सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर लिया। तो यहां पर हमारा फिक्स डिपॉजिट तक का पोस्टिंग हो गया। फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट अक्रूड की इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट थी वो हमने सॉल्व कर ली, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। पेमेंट में अगला आइटम है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन एज यूजुअल उठाओ, इस साल के एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 33,300। सिंपल, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा पेमेंट साइड भी कंप्लीट हो गया पोस्ट करके। अब हम क्या करते हैं, हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट में चलते हैं, एक करके एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं एंड उसे सॉल्व करते हैं। तो जो पहला एडजस्टमेंट है, हनुमान व्यायामशाला या जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच, राइट। तो यहाँ पर आपको साल का हर एक मेंबर से 50 रुपया सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो मेरा रफ कैलकुलेशन इज 5000 मेंबर इंटू 50 ईच, यानी कि मुझे 2,50,000 रुपीज़ का टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। तो मुझे 2,50,000 मिले क्या, इनकम में चेक करो, बाय सब्सक्रिप्शन दिख रहा है केवल कितना 2,30,000, मिलना चाहिए 250, दिख रहा है कितना 230, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 20,000। समझ में आया क्या ये? उन्होंने एडजस्टमेंट में आपको कहा है कि आपके 5000 मेंबर है, हर एक मेंबर 50 रुपया सब्सक्रिप्शन देता है। ये हमने पहले भी किसी सम्स में या बहुत सारे सम्स में ऐसी एडजस्टमेंट की हुई है, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 5000, हर एक मेंबर 50 रुपया सब्सक्रिप्शन देगा, मतलब 5000 इंटू 50, मुझे 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। बट मैं इनकम में देख रहा हूँ तो मुझे सब्सक्रिप्शन केवल 2,30,000 मिला है, तो 250 मिलना चाहिए, मिल रहा है 230, डिफरेंस इज 20,000, यानी कि इस साल का 20,000 सब्सक्रिप्शन अभी भी आना बाकी है। इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए 250, मिल गया है 230, मतलब इस साल के 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो वो आउटस्टैंडिंग में सब्सक्रिप्शन में क्या करूंगा, ऐड करूंगा एज प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, तो 230 प्लस 20 टोटल सब्सक्रिप्शन बाहर बचेगा 2,50,000, जो कि टोटल इनकम है इस साल का। एंड जो 20,000 सब्सक्रिप्शन मुझे आना बाकी है, तो आना बाकी मतलब एसेट, उसे मैं इस साल के एसेट्स में रिकॉर्ड करूंगा एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, एज सिंपल एज दैट। तो आउटस्टैंडिंग काम हम यही करते हैं ना कि इनकम में ऐड करो, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करो एंड एसेट्स में लिखो। इफ इनकम इज आउटस्टैंडिंग एसेट में जाएगा, है कि नहीं? तो मैंने पहले इनकम यानी कि सब्सक्रिप्शन में ऐड किया एंड दूसरा इफेक्ट एसेट्स में दे दिया। तो यहाँ पर मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हुई, मैंने 2 इफेक्ट दे दिए, राइट। इज इट क्लियर? आगे बढ़े तो अगले एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो दूसरी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹12,000, सिंपल एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। फाइनल अकाउंट्स का लॉजिक फिर से अप्लाई करो। सैलरी कहाँ है, एक्सपेंसेस में है। कितना सैलरी है 50,000, उसमें लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग 12,000, टोटल सैलरी बाहर बच गया 62,000। एंड सैलरी मेरा खर्चा है, खर्चा आउटस्टैंडिंग यानी कि सैलरी देना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट में दूंगा ऑन दी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, राइट, इस साल के लायबिलिटी में, राइट। तो दूसरा एडजस्टमेंट भी इजी था,
चलते हैं तीसरे एडजस्टमेंट में। तीसरी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट स्टूड एज अंडर, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर था पिछले साल, जो ऑलरेडी हमने इस साल के एसेट्स में एंड पिछले साल के एसेट्स में लिखा है, तो मुझे उसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। बट उसी एडजस्टमेंट में नीचे कह रहे हैं डेप्रिसिएट द अबव एसेट्स एट 10% पर एनम, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से डेप्रिसिएट करो एंड फर्नीचर को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो ये दोनों एसेट्स मेरे एसेट साइड में दिख रहे हैं सबको। तो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 70,000, तो मैं इसे 10% से डेप्रिसिएट करूंगा, मैं लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 10%। 70,000 का 10% हुआ 7,000, तो बाहर बची लैंड एंड बिल्डिंग 63,000, राइट। सेम वे मैं फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 45,000 का फर्नीचर है, उसका 10% हुआ 4,500, बाहर मेरा फर्नीचर बचा 40,500। अब इन दोनों डेप्रिसिएशन का फिर से सेकंड इफेक्ट उठा के मैं खर्चे में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग 7,000, फर्नीचर 4,500, दोनों का टोटल बाहर आएगा 11,500। तो सिंपल डेप्रिसिएशन हम जैसे हमेशा सॉल्व करते हैं वैसे ही मैंने दोनों लैंड एंड बिल्डिंग से एंड फर्नीचर से 10% डेप्रिसिएशन माइनस किया एंड एक्सपेंडिचर में उसका सेकंड इफेक्ट दे दिया। तो यहाँ पर हमारे एडजस्टमेंट नंबर 3 में जो डेप्रिसिएशन हमने हैशटैग करके पेंडिंग छोड़ा था वो मैंने सॉल्व किया, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 3 मेरी कंप्लीट हुई। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पर। तो एडजस्टमेंट 4 में क्या कह रहे हैं, इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2,000, मतलब इन्वेस्टमेंट पे मुझे 2,000 इनकम आना बाकी है। तो वेयर इज माई इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट एसेट्स में है। कितने की इन्वेस्टमेंट्स है मेरे पास, तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स है रुपीज, तो मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपीज की, है कि नहीं। अब इस पर 2,000 रुपए मुझे आना बाकी है, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसमें मैं लिखूंगा प्लस इनकम अक्रूड 2,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी बाहर बच जाएगी 1,52,000, राइट। 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट है, उस पर 2,000 का इनकम आना बाकी है, तो इनकम की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट विल गो अप, तो मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, प्लस इनकम अक्रूड 2,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे बाहर चले गए 1,52,000। अब ये 2,000 इनकम है, इनकम यानी कि मेरा फायदा है, तो इसका सेकंड इफेक्ट इनकम में ऑलरेडी मेरे पास इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, इनर कॉलम में कितना है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस अक्रूड 2,000, तो टोटल इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में आएगा 3,000। क्लियर है, इजी था। तो चलते हैं ऑन दी लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5। तो सिंपल एडजस्टमेंट है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। तो सिंपल है, एंट्रेंस फीस का 50%, डोनेशन का 60% उठाना है एंड कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस मेरी कहां पर है, इनकम में है 50,000, उससे मैं माइनस करूंगा माइनस कैपिटलाइज 50%, 50,000 का 50% बना 25,000, तो टोटल एंट्रेंस फीस बाहर बची 25,000, राइट। इसके साथ साथ मैं इमीडिएटली डोनेशन में से 60% कैपिटलाइज कर रहा है, तो मैं इमीडिएटली डोनेशन के नीचे आ रहा हूं, वहां कह रहा हूं माइनस कैपिटलाइज 60%, तो 60,000 का 60% हुआ 36,000, बाहर मेरे डोनेशन बचे 24,000। ये क्लियर है। अब ये जो दोनों आइटम्स, डोनेशन का 60% एंट्रेंस फीस का 50%, मुझे कैपिटलाइज करना, नथिंग बट मुझे इनकम से उठा के उसे लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो लायबिलिटी में मेरे पास कैपिटल फंड है क्या, नहीं है, वो हमें एंड में मिल जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं कैपिटल फंड, उसके नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं प्लस एंट्रेंस फीस 25,000 एंड उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं प्लस डोनेशन 36,000। उसकी टोटल अभी करने की जरूरत नहीं, जब कैपिटल फंड मिलेगा तब उसकी हम टोटल कर लेंगे। तो अभी बस इतना लिख के छोड़ दो, राइट, इनर कॉलम में अमाउंट बस लिखो एंड छोड़ दो। यहां तक क्लियर है। तो वी आर डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट, ऑल दी पोस्टिंग, राइट। तो अभी मैं आपको 10-15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको 3 चीजें करनी है। पहले तो आपको पिछले साल का बैलेंस शीट क्लोज करके कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है, जैसे हमने लास्ट 2 सम्स में किया था, राइट। फिर उस कैपिटल फंड को इस साल के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है कैपिटल फंड, राइट। फिर इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, डेफिसिट है या सरप्लस है वो फाइंड आउट करना है। फिर उस डेफिसिट एंड सरप्लस को फिर से इस साल के बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में प्लस या माइनस करना है एंड बैलेंस शीट टैली करनी है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है कि पहले कैपिटल फंड निकालो, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करो, फिर इस साल का बैलेंस शीट टैली करो। तो इसके लिए मैं 15, 20, 25 जितना चाहिए उतना टाइम ले लो, बैलेंस शीट को टैली करो। डाउट होगा तो फिर से रिवाइंड कर वीडियो को एंड देखो कि कौन से पार्ट में डाउट है। एंड टैली करने के बाद अगर टैली नहीं हो रहा है तो इस वीडियो का अगला पार्ट देखो। टैली हो गया तो चॉइस इज योर्स कि आपको वीडियो का अगला पार्ट देखना है या नहीं, राइट। तो वीडियो को पॉज करो, 15 मिनट के बाद टैली होना चाहिए सबका, राइट। तो पॉज द वीडियो। चलो, तो सबने
अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया। मैंने आपको 3 चीज़ें करने के लिए कही थी। मैंने कहा था कि एक, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है जो हमने एज अ वर्किंग नोट बनाया था, या ओपनिंग बैलेंस शीट हमने एज अ वर्किंग नोट बनाया था, उसे क्लोज करो एंड फाइंड आउट द कैपिटल फंड, राइट। तो ये सबका आंसर आना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए, ये सबको मिला ही होगा। तो जस्ट क्रॉस चेक आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम है या नहीं, राइट। तो जब आप प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट या आप ओपनिंग बैलेंस शीट या पिछले साल की बैलेंस शीट क्लोज करोगे तो हमें कैपिटल फंड मिलेगा। कैसे? तो मैं सिंपली इस बैलेंस शीट को बैलेंस करूंगा जैसे हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, रफली एसेट साइड का टोटल लूंगा। तो अगर मैं एसेट साइड का टोटल ले रहा हूं तो एसेट साइड का टोटल मुझे मिल रहा है 1,51,800। एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 1,51,800, राइट। सेम वे मैं लायबिलिटी साइड का जब टोटल लूंगा तो लायबिलिटी में बस एक ही एंट्री है 25,000 की, तो लायबिलिटी की टोटल इज नथिंग बट 25,000। तो एसेट्स का टोटल है 1,51,800, लायबिलिटी का टोटल है 25,000। तो कौन सी साइड बड़ी आ रही है, बड़ा ऑब्वियस 1,51,800 एसेट साइड बड़ी आ रही है। तो मैं टोटल में दोनों तरफ 1,51,800 रिकॉर्ड करूंगा एंड रफली मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। 1,51,800 बड़ी अमाउंट माइनस 25,000 छोटी अमाउंट, मुझे डिफरेंस मिल रहा है 1,26,800। उस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट के फर्स्ट लाइन पर, लायबिलिटी में फर्स्ट लाइन पर रिकॉर्ड करूंगा एज बैलेंसिंग फिगर, जिसे मैं कहूंगा कैपिटल फंड। इज इट क्लियर? तो हमें कितना कैपिटल फंड मिला, तो हमें 1,26,800 कैपिटल फंड मिला एज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, राइट। अब इस कैपिटल फंड का मैं क्या करूंगा, अब इस कैपिटल फंड को मैं उठाऊंगा एंड इस साल के बैलेंस शीट में फर्स्ट लाइन पर हमने कैपिटल फंड ऑलरेडी लिखा है बट हमें अमाउंट नहीं पता थी, तो उसके सामने मैं इनर कॉलम में अमाउंट लिख लूंगा, कैपिटल फंड 1,26,800। उसके नीचे और 2 एंट्रीज है तो उसका टोटल हम अभी भी कर सकते हैं या एंड में सरप्लस या डेफिसिट मिलने के बाद भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं इनका टोटल पेंडिंग छोड़ रहा हूं। अब मैं चलता हूं ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करूंगा एंड मैं सरप्लस या फिर डेफिसिट जो कुछ है उसे फाइंड आउट करूंगा। तो सिंपली हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं, आपने भी किया होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए सरप्लस में 1,60,000। सबका सरप्लस कितना आना चाहिए, 1,60,000 क्लोज करने पर। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज कैसे करते हैं सबको पता है, जैसे अभी मैंने पुरानी बैलेंस शीट बैलेंस की वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बैलेंस करना है। अब मैं नहीं बताऊंगा हाउ टू बैलेंस अकाउंट, राइट, वो आपको आना चाहिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस करने पर मुझे सरप्लस मिल रहा है 1,60,000। इस सरप्लस को मैं उठाऊंगा एंड क्या करूंगा, इस सरप्लस को मैं इस साल के बैलेंस शीट के कैपिटल फंड के नीचे ऐड करूंगा। तो कैपिटल फंड के नीचे ऑलरेडी 2 एंट्रीज है, मैं उसके नीचे तीसरी एंट्री दे रहा हूं प्लस सरप्लस 1,60,000। तो अब उन चारों की टोटल आउटर कॉलम में आनी चाहिए 3,47,800। इज इट क्लियर? तो इस साल के बैलेंस शीट में मेरी कैपिटल फंड की फाइनल अमाउंट बाहर बच रही है 3,47,800। कैसे? तो कैपिटल फंड हमें पिछले साल के बैलेंस शीट से मिला, फिर एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस हमने कैपिटलाइज किए थे, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, प्लस अभी मैंने सरप्लस उसमें ऐड किया और फिर उन चारों का टोटल आउटर कॉलम में आ रहा है 347,800 एंड अब फाइनली माय बैलेंस शीट शुड गेट टैली। कितने में टैली होना चाहिए? तो अगर मैं एसेट्स एंड लायबिलिटी की टोटल लूंगा तो दोनों तरफ टोटल आ रही है 3,59,800। कितने में टैली हो रहा है मेरा बैलेंस शीट? 3,59,800 पर माय बैलेंस शीट इज टैली, राइट। तो सबका बैलेंस शीट अगर 3,59,800 पर टैली हुआ है तो वेरी गुड। अगर नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट्स की गड़बड़ है, तो चेक करो मेरा आंसर एंड आपका आंसर चाहिए तो फिर से वीडियो को आप रिपीट करो। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल नंबर या सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ, टैली हुआ। कल हम इस चैप्टर का लास्ट सम सॉल्व करेंगे, या कल इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 50 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। वो आपके टेक्स्ट बुक में से सॉल्व एग्जाम्पल का 15 क्वेश्चन है, राइट। बाकी के सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिकल पूरा सॉल्व किए हैं एंड सॉल्व एग्जाम्पल में जितने भी सम्स थे वो भी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग एग्जाम्पल नंबर 15। हमने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया है, बीच के थोड़े बाद में थोड़े ऐसे हमने किए, बट वी आर कंप्लीटिंग ऑल द सम्स, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट सम्स है, नॉट इंपॉर्टेंट, वी हैव कवर्ड ऑल द सम्स, राइट। जो छोटे छोटे सम्स थे पहले 3, राइट, जो पहले 3 सॉल्व एग्जाम्पल थे वो मैंने नहीं सॉल्व किए, दे आर दी बेसिक सम, वैसे आपको एग्जाम में नहीं पूछते, राइट। बट उसके बाद के जितने भी सम्स है वो हमने सारे कवर कर लिए। कल हम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो आज मैं यही रुक रहा हूँ, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।